हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सरसाइज अपनी 2.4 उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि गुणनखंड प्रमेय क्या होती है। लेकिन मैं गुणनखंड प्रमेय को बताने से पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि शेषफल प्रमेय क्या होते हैं, जिसको हमने 2.3 के इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था। क्लियर है। अब 2.3 के इंट्रोडक्शन में हमने जिसको पढ़ा, जो कि शेषफल प्रमेय थी, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे क्या गुणनखंड प्रमेय समझने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पर कहने को गुणनखंड है, लेकिन हो पूरा शेषफल प्रमेय का ही काम है। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। यहाँ पर एक शेषफल प्रमेय ही लगी हुई है, जिसके कारण हम इस गुणनखंड प्रमेय को करेंगे। बस ये कंडीशन बदल जाती है थोड़ी सी। तो एक बार हम शेषफल प्रमेय को बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, रिवाइज कर लेते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। जैसे यदि हमको x बराबर, या फिर ऐसे मान लूँ मैं कि हमको ये कोई एक बीज व्यंजक दिया हुआ है x-a, और हमसे कह दिया कि इसको इससे भाग दो। पी एक्स बराबर एक्स क्यू एक्स स्क्वायर ले ली प्लस 2x-2। ठीक है, हमको क्या करना है, इस पी एक्स में भाग देना है इस x-a का। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शेषफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि शेषफल प्रमेय को समझ रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो शेषफल हम ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार से ज्ञात नहीं करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से ज्ञात करने में, जैसे यदि अगर मैं भाग दूं यहाँ पर ऐसे, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा सवाल। लेकिन यदि मैं कह दूं हमारे पास एक और शॉर्टकट विधि है जिसके द्वारा शेषफल निकल जाए, तो हम उसी के द्वारा करेंगे ना भाई। जो शॉर्टकट होगा उसी के द्वारा तो करेंगे पहले, और जो शॉर्टकट विधि है उसे तो हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो अब देखिए, हम ऐसे भाग नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान अर्थात x का शून्यक निकालेंगे। तो देखिए, इस a को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि शून्य कैसे तो निकलता है। सबको हटा दो एक तरफ, x का मान निकाल लो। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, x बराबर जो a है, इस a को इन सभी x की जगह पर हम रख देंगे। जैसे पी a बराबर a स्क्वायर प्लस 2a-2। तो यहाँ पर a का मान रखने पर जो भी निकल कर आएगा वही क्या होगा, अपना शेषफल होगा। और वह जो शेषफल निकल कर आएगा वो इसको भाग देने पर जो आएगा उसके ही बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि x-a से इसे भाग देने पर शेषफल क्या होगा, pa, क्योंकि pa का ही तो मान यहाँ पर निकल कर आएगा, तो यही क्या होगा, अपना शेषफल होगा। ठीक, इतना हमने समझ लिया कि शेषफल क्या होगा। अब गुणनखंड प्रमेय को समझते हैं। तो इसमें एक कंडीशन इतनी सी जोड़ देते हैं कि यदि यह शेषफल जो निकला, यदि यह शेषफल जो निकला पी ए, यदि ये जीरो निकल जाए। क्लियर। यदि ये जो शेषफल है पी ए जीरो आ जाए, क्लियर है, तो जो x-a है, ये वाला x-a, इस पूरे का गुणनखंड होगा। तो हम लिख सकते हैं x-a इस पी एक्स का क्या होगा, गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। आई बात समझ में? अभी मैं सिद्ध करके बताऊंगा, नॉर्मली उदाहरण लेंगे, बहुत ही अच्छी से समझेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर मैंने पहले लगाई शेषफल प्रमेय, और शेषफल प्रमेय के द्वारा यह जांचा कि जो शेषफल आता है वो क्या आएगा, जीरो आया या नहीं आया। ठीक है, और शेषफल यदि जीरो आया तो मैंने तुरंत बोल दिया कि जिससे भाग दिया वो क्या है, गुणनखंड है। किसका? जिसमें भाग दिया उसका। ठीक, अब देखिए, मैं इसको सिंपल एक सवाल लेकर समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी समझ में आएगा। कि जैसे यदि मैं 25 को लेता हूँ, इसमें 4 का भाग देता हूँ। ठीक है, तो एक बात तो हम भी जानते हैं कि 4 के पहाड़ी में या 4 के टेबल में 25 कहीं पर भी नहीं आता। इसको सिद्ध भी कर लेते हैं। 4 का भाग दीजिए, 4×6 = 24, बचा शेषफल 1। शेषफल जीरो नहीं आया, नहीं आया। तभी तो हम कहते हैं 4×6 25 का क्या है, गुणनखंड नहीं है। आई बात समझे? 4×6 25 का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल क्या है, जीरो नहीं है। यदि हमें इसमें 5 का भाग दे दूं, तो देखिए 50×25, शेषफल जीरो। शेषफल जीरो है तो हम कह सकते हैं कि यह जो है 5 इस 25 का गुणनखंड होगा, क्योंकि वैसे 5 के पहाड़े में आता है। तो देखिए, इसको मैं 5×5 लिख सकता हूँ 25 को। आई बात समझ में? मैंने 25 को टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी इसके खंड कर दिए। खंड का अर्थ है टुकड़ा। ठीक है, और गुणा के रूप में इसके टुकड़े कर दिए हमने, तो इसे तो कहते हैं गुणनखंड। यहाँ पर नहीं हुए, क्यों? क्योंकि शेषफल शून्य नहीं था, यहाँ पर शेषफल
शून्य है। तो यही सब क्रिया हमने यहाँ पर पढ़ी। पहले शेषफल प्रमेय हमको लगानी है और शेषफल प्रमेय के दौरान देखना है कि शेषफल 0 आया या नहीं। शेषफल 0 आता है तो वो गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, गुणनखंड प्रमेय। तो देखिए, गुणनखंड प्रमेय की एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं, अब आपको आसानी समझ में आएगी। यदि px यानी कोई बहुपद हो सकता है, ठीक है, कोई भी एक बहुपद होगा जिसकी घात n इज ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी कि जिसकी घात 1 से बड़ी होगी और 1 के बराबर होगी, यानी 1 के बराबर हो सकती है और 1 से बड़ी होगी। यह क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि बहुपद वही होगा जिसकी घात पूर्ण संख्या होगी। आई बात समझ में? बहुपद वही होगा जिसकी घात एक पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पर हमने पहले ही मान लिया कि px जिसकी घात 1 के बराबर या 1 से बड़ी है वाला एक बहुपद हो, ठीक। और एक कोई भी एक वास्तविक संख्या ले ली हमने जिसका हमको मान निकालना है जिस पर, ठीक है। तो देखिए, इसमें दो कंडीशन है कि x माइनस ए। अब देखिए, ए उसने कोई भी एक वास्तविक संख्या ली तो वो ए इस x के बराबर ही तो मानी जाएगी। क्लियर? तभी तो ये वास्तविक संख्या है। और यहाँ पर जब ए को इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया, ये लीजिए, ये आ गया अपना x माइनस ए। तब इस x माइनस ए से, जैसे अभी हमने किया था, उसका px का एक गुणनखंड कब होता है? इसने कहा है कि जब ये x माइनस ए है, ये px का एक गुणनखंड होगा। और कब होगा? जब pa बराबर 0। और pa क्या था? शेषफल प्रमेय के द्वारा निकाला गया एक शेषफल था, जो कि अभी हमने यहाँ पर निकाला। बस इतनी सी कंडीशन है, शेषफल इसने फिक्स कर दिया कितना होना चाहिए, 0। तो यही तो हमने पढ़ा था कि यदि शेषफल 0 है तो px का गुणनखंड होगा। देखो एक बार, x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा, कब होगा? जब शेषफल 0 होगा। क्लियर? ये pa शेषफल है। दूसरी भाषा में इसने पलट कर क्या बोला है कि pa 0 होगा। ये pa 0 होगा, कब होगा? जब x माइनस ए जो है अपना, ये इस px का गुणनखंड होगा। तो pa 0 होता है यदि ये x माइनस एक्स px का ही गुणनखंड होता है। मतलब बात वही है, या तो वो गुणनखंड है तो 0 होगा, और 0 होगा कब? जब वो गुणनखंड होगा। क्लियर? तो एक बार यहाँ तक वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं, फिर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 11। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहा है कि जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपद x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और इस 2x प्लस 4 का ये गुणनखंड है या नहीं। देखिए, देखते ही समझ में आ जाना चाहिए गुणनखंड होगा कब? जब शेषफल होगा 0, ठीक है। इसमें लिख रहा है गुणनखंड कब होता है? जब शेषफल होता है 0। और यहाँ पर x प्लस 2, जो ये जो लिख रहा है x प्लस 2, ये इसी की जगह पर x माइनस ए की जगह पर। हमको क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक में भाग देना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि शेषफल 0 या नहीं, और फिर हम बताएंगे गुणनखंड है या नहीं। तो भाग तो पूरा हम देंगे नहीं, क्यों काफी लंबा पड़ेगा, तो हम लगाएंगे यहाँ पर शेषफल प्रमेय। तो देखिए, एक एक को करेंगे, पहले हम इस वाले को करेंगे फिर इसको। तो इनका नाम दे देते एक बार, माना एक का नाम दे दिया मैंने px, ठीक है, क्योंकि नाम देना जरूरी है। और एक का नाम दे दिया हमने qx, 2x प्लस 4, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर शेषफल प्रमेय के अनुसार। पहले एक बार जो अपना ये बीजीय व्यंजक है जिसका हमको भाग देना है, इसका क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। तो x प्लस 2 का शून्यक। देखिए, शेषफल हमने ज्ञात करना पहले सीख लिया था, आप जाकर 2.3 की प्लेलिस्ट को देख सकते हो, ठीक है। तो x प्लस 2 का शून्यक, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस 2 का हमने किसके बराबर रखा? 0 के बराबर रखा। तो x का मान यहाँ से -2 निकल कर आ गया, क्योंकि 2 को हम दूसरी तरफ लेकर गए। क्लियर है? x प्लस 2 का शून्यक, अर्थात x प्लस 2 को हमने 0 के बराबर रखा, तो x बराबर -2 यहाँ से निकल कर आ गया। अब देखिए, इस x बराबर -2 को हम पहले px में रखेंगे। तो x बराबर -2 px में रखने पर, क्योंकि 2 है ना, तो एक एक को हल करेंगे नंबर वाइज। तो px क्या है अपना? x की जगह पर -2, जहाँ पर भी आपको x दिख जाए -2 रख दीजिए। -2 की घात 3,
देखिए पी एक्स में दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 3x² तो x जगह पर -2² प्लस 5x जगह पर -2 प्लस 6। ठीक है, इसको बड़ा लिख देता हूँ। इनको हल करेंगे p-2 बराबर, देखिए घात जो है विषम संख्या है माइनस के ऊपर तो माइनस ही आएगा, क्लियर। सम संख्या होती तो प्लस की आती, और 2 की घात जाए 2 2 4 2 8। ठीक है, फिर 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 घात है तो। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस के ऊपर सम घात है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और 2 दूनी होती है 4। पहले इसको हल करेंगे कोष्टक को, फिर करेंगे गुणा, तो 2 की घात 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, अलग अलग चिन्ह होता हमेशा माइनस। 5 दूनी 10 प्लस 6। देखिए समान चिन्ह वालों को हल कर लेते हैं। 8 और 10 18, और 12 और 6 भी कितना होते हैं 18, तो ये सब कट जाएंगे, माइनस के 18 और प्लस के भी 18 कट गया। तो यानी कि जो अपना ये p-2 ये क्या है, शेषफल ही तो है, तो ये आया 0। और शेषफल 0 आने का अर्थ क्या है कि जो x-2 है ये x+2 है, यह क्या है, इस px का गुणनखंड है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अतः x+2 जो ये है वो इस px का एक गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं होता तो गुणनखंड भी नहीं होता। ठीक है, अब हम जांच करेंगे इस 2x+4 पर। तो देखिए आगे बढ़ाते हैं कि x बराबर जो -2 है, जैसे हमने px में रखा वैसे ही qx में रखने पर तो q-2 बराबर 2, x की जगह पर -2 प्लस 4। इनको यहीं पर हल कर देता हूँ आगे। माइनस और प्लस का है तो माइनस आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, और यहाँ पर प्लस के 4 बच ही रहा है। ठीक है, कट जाएंगे, बराबर आएगा 0। यानी कि मैं कह सकता हूँ q-2 बराबर कितना आया 0। अतः x+2 qx का भी एक गुणनखंड है, qx का भी एक गुणनखंड है। क्लियर। तो हमें बस इतना सा देखना है, यहाँ पर जिसका भाग दे रहे हैं उसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकाल कर केवल इसमें मान रखना है। मान रखने पर केवल शेषफल हमको 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आया तो वह उसका गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल है 11 वो कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो के एक बार यहाँ तक पॉज कीजिए और नोट कीजिए।